बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। तो बताइए, सांसों की ज़रूरत क्यों है ज़िंदगी के लिए? चलिए मैं कोशिश करता हूँ। एक्चुअली जब हम सांस लेते हैं तो वातावरण से एयर अपने दोनों लंग्स तक पहुँचाते हैं, फेफड़ों तक। अब एयर में जो उपस्थित ऑक्सीजन है वो फेफड़ों में मौजूद रक्त में मिल जाता है। इसे शुद्ध रक्त कहा जाता है, प्योर ब्लड। यहाँ एक बात ध्यान रखनी है कि ब्लड का प्यूरिफिकेशन यानी शुद्धिकरण तथा ब्लड का फिल्ट्रेशन यानी छानना, देखिए दो अलग अलग चीज़ें हैं। आपसे क्वेश्चन भी कई बार कंपटीशन में पूछी जाती हैं कि ब्लड का फिल्ट्रेशन कहाँ होता है और ब्लड का प्यूरिफिकेशन कहाँ होता है। तो ब्लड का प्यूरिफिकेशन का मतलब हुआ कि जो ब्लड है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड है यानी गंदा है वो, और उसकी जगह पर उसे ऑक्सीजन युक्त करना। ठीक है, तो ये हुआ रक्त का प्यूरिफिकेशन यानी कि शुद्धिकरण। तो यह कार्य लंग्स में होता है, हमारे फेफड़ों में। और ब्लड का जो फिल्ट्रेशन होता है यानी छानने की प्रक्रिया, कि ब्लड में जितने सारे तत्व हैं उसमें, तो उसमें से जो काम की चीज़ें हैं उसको हमने रख लिया और जो बेकार की चीज़ें हैं उसको हमने हटा दिया। जैसे यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, क्रेटिनिन वगैरह हो गया, तो इसको मूत्र के माध्यम से बाहर निकाल दिया। तो ये होता है फिल्ट्रेशन। और फिल्ट्रेशन जो होता है वो किडनी में होता है नेफ्रॉन के द्वारा। तो दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, क्लियर हो गई होंगी। हम लोग अभी बात कर रहे हैं सांसों की ज़रूरत के लिए। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि सांसों की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि सांसों के जरिए हम ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। यह ऑक्सीजन फेफड़ों में ब्लड से मिलता है। इसके बाद पाइपलाइन आप कह सकते हैं, पूरे शरीर में पाइप बिछा हुआ है, तो पाइप यानी कि पल्मोनरी वेन उसको बोलते हैं, तो उसके द्वारा वो हार्ट में जाता है, हृदय में, यानी शुद्ध रक्त हृदय में गया। अब हार्ट किस तरह काम करता है भाई? तो कह सकते हैं ये एक मोटर है जो शुद्ध रक्त को, जो फेफड़े से शुद्ध रक्त आया ना, उस शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है। बोले तो पंप करता है। तो पंपिंग के जरिए यानी कि हार्ट पंपिंग करते हैं, और इस मोटर यानी पंप की आवाज़ कैसे होती है? ऐसा नहीं है बिल्कुल। हार्ट की आवाज़ अगर आपको सुननी है तो आप इस ऑडियो को सुनिए। आप स्टेथो में जिस तरह की आवाज़ आती है, स्टेथो यानी डॉक्टर जो स्टेथोस्कोप आला लगाते हैं, तो वहाँ पर जो हार्ट की आवाज़ है ज़रा उसको भी सुनिए आप। ठीक है, तो रक्त के जरिए ऑक्सीजन मानव शरीर के प्रत्येक कोशिका यानी सेल तक पहुंचता है। अब हम लोग जो भोजन करते हैं वह भी तो पचकर रक्त में शामिल होता है। यानी कि जो हमने भोजन किया तो भोजन का पाचन मुंह से शुरू हुआ, फिर वो आमाशय में गया, फिर वो छोटी आंत में गया। तो क्या हो रहा है यहाँ पर? यहाँ पर ये हो रहा है कि जो भोजन हमने लिया है सॉलिड है वो, है ना। रोटी हमने खाया तो सॉलिड है वो, और उसी रोटी को या चावल को विभिन्न स्थानों पे उसको ये किया जाता है, सरलीकृत किया जाता है, उसको तोड़ा जाता है उसको। और तोड़ने के बाद वो जैसे मुंह से ही तोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। मुंह में ही जो हमारा सलेवा है उसको वो तोड़ता है, मुलायम कर देता है दांतों के माध्यम से। फिर वो नीचे हमारे स्टमक में जाता है, वहाँ पर भी उसको और सूक्ष्म किया जाता है। तो इस तरह से अंतिम में जो हमारा रोटी हम खाते हैं या चावल खाते हैं तो वो कार्बोहाइड्रेट है वो, और वो ग्लूकोज के रूप में बदल जाता है। इसी तरह से जो हमारा प्रोटीन है, जो हम प्रोटीन लेते हैं दाल वगैरह के माध्यम से, तो वो एमिनो एसिड में बदलता है। यानी कि वो जब बिल्कुल सूक्ष्म हो जाएगा तो एमिनो एसिड, इसी तरह फैट है। तो इस तरह से जो हमारा भोजन है वह पचकर और हमारे लास्ट में वो छोटी आंत में जाता है, और छोटी आंत से उसको पूरे शरीर में ब्लड के माध्यम से ब्लड में डाला जाता है। तो ये हुआ, यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने भोजन किया तो हमारे ब्लड में मौजूद रहता है सूक्ष्म रूप में, और ये हमारे हर सेल में जाता है, यानी हमारे हर सेल में मौजूद है, हमारे हर जो कोशिका है उसमें मौजूद है ग्लूकोज। तो अब क्या हो रहा है? अब ये हो रहा है कि जो हमने ऑक्सीजन लिया नाकों से फेफड़े में गया, फेफड़े से फिर वो हार्ट के माध्यम से ब्लड पूरे शरीर में पहुंचा, यानी हमारे हर सेल में जो मौजूद है ग्लूकोज। तो अब उस पर ये क्या करेगा? ऑक्सीजन
ये ऑक्सीजन जा कर के उसको जलाने, एक तरह से कहिए जलाने का ही काम करेगा वो। तो पाचन के पश्चात भोजन अपने सरलतम रूप यानी सिंप्लीफाइड फॉर्म में प्रत्येक सेल में रहता है, और जाहिर है इसमें ग्लूकोज यानी C6H12O6 की मात्रा ज़्यादा होगी। जब ऑक्सीजन ब्लड के माध्यम से प्रत्येक सेल में पहुंचता है और वहां पर ग्लूकोज को जलाता है, लगभग वैसे ही जैसे कार या बसों में पेट्रोल या डीजल को जलाया जाता है। तो पेट्रोल के जलने से क्या होता है, एनर्जी मिलती है और गाड़ी चलती है। उसी तरह ग्लूकोज के जलने से शरीर को भी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो जब तक शरीर को ऊर्जा यानी ताकत मिलती रहेगी तब तक वह फंक्शनल रहेगा, कार्य करता रहेगा। जैसे ही ऊर्जा खत्म, जीवन भी खत्म। अभी देख रहे हैं ना आप कोरोना काल में क्या हो रहा है। कोरोना वायरस के कारण फेफड़े खराब, और फेफड़े खराब तो सांस लेने में दिक्कत, सांस लेने में दिक्कत तो ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन की कमी तो ऊर्जा खत्म, और ऊर्जा खत्म तो जिंदगी भी खत्म। तो जीवन और मृत्यु का रहस्य अब समझ में आया आपको। वैसे आध्यात्मिक दृष्टि से देखेंगे तो जीवन मृत्यु को समझने में पूरी जीवन ही शायद कम पड़े। खैर चलिए, अब आते हैं रक्त यानी ब्लड की ओर। तो ब्लड का निर्माण रेड बोन मेरो में होता है, लाल अस्थि मज्जा में। रही बात बोन मेरो की, तो जो पक्के मांसाहारी हैं, भाई देखिए जो पक्के मांसाहारी हैं तो वो कलेजी की तरफ नहीं भागते, बल्कि हड्डियों को बिल्कुल फ्रूटी पाइप की तरह चूस चूस कर खाते हैं। तो हड्डियों के बीच में उन्हें क्या मिलता है, तो यही तो है रेड बोन मेरो। भाई हमारे शरीर में जो सबसे बड़ी हड्डी होगी वहाँ पर सबसे ज़्यादा ब्लड बनेगा। तो हमारे जांघ की हड्डी यानी फीमर में स्वाभाविक है कि सबसे ज़्यादा ब्लड बनेगा। यहाँ ध्यान रखना है कि फीमर में दोनों छोरों पर रेड बोन मेरो होते हैं, बीच में येलो बेन मोरो भी होता है। यानी ब्लड का निर्माण दोनों छोरों पर होगा। अब देखिए ब्लड को जब आप एक जैसे लैब में आप ब्लड सैंपल लिया और आप लैब में दे देते हैं, तो वहाँ पर टेस्ट ट्यूब में जब इसको डाला जाता है तो उसमें 2 लेयर देखने को मिलते हैं। जैसे ब्लड जमेगा तो उसके 2 लेयर मिलेंगे, एक नीचे वाला हिस्सा जो गाढ़े और थोड़ा रेड कलर का होगा, और एक जो होगा उसके ऊपर वो अपेक्षाकृत थोड़ा पतला होगा और वो पीले रंग का होगा। तो जो पीले रंग का भाग है ना ऊपर में, वो 55% के आसपास रहता है वो। तो ये प्लाज्मा हो गया, यानी रक्त का जो ये हिस्सा हुआ इसे प्लाज्मा कहा जाता है, और जो नीचे वाला हिस्सा है उसे ब्लड कॉर्पसल्स कहा जाता है। तो ये हुई रक्त के 2 मुख्य भाग। अब देखिए यहाँ पर जो आप ब्लड कॉर्पसल्स बोल रहे हैं, तो ब्लड कॉर्पसल्स का हिंदी क्या हुआ? कॉर्पसल्स का हिंदी होता है कणिकाएं, कण से भी छोटा कणिकाएं, तो रक्त कणिकाएं। अब ये दोनों रक्त कणिकाएं ये कौन सी हैं? इसमें रक्त कणिकाएं में क्या क्या मौजूद रहता है? तो रक्त कणिकाओं में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी तथा ब्लड प्लेटलेट्स, ये तीनों चीजें रहती हैं। यानी कि प्लाज्मा, एक 2 पार्ट हो गया रक्त का, एक प्लाज्मा और एक ब्लड कॉर्पसल्स। तो ब्लड कॉर्पसल्स में क्या क्या हो गया? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स। अब ये जो रक्त कण या कणिकाएं हैं ये शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचेंगी कैसे? तो इसके लिए प्लाज्मा बनी है। यानी प्लाज्मा में ही आरबीसी, डब्ल्यूबीसी तथा प्लेटलेट्स तैरते तथा बहते रहते हैं।